गाइस हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं भाई आप सभी? आई होप ऑल वेल। सो चलिए आज हमारी करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज तारीख है 22 अप्रैल। आज देखेंगे भाई कितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे न्यूज़पेपर में, सभी को 10 मिनट में कवर करेंगे भाई। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आपको प्री सीरीज मिल जाएगी, 10 मिनट करंट अफेयर सीरीज मिल जाएगी, एज वेल एज आपको यहाँ पे पॉलिटी की सीरीज भी मिल जाएगी भाई, जिसको हम आज स्टार्ट करेंगे। जो पॉलिटी है ना उसको 2027-28 की जो भी तैयारी कर रहे हैं ना भाई, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है भाई हमारी पॉलिटी की। लक्ष्मीकांत से कवर करेंगे भाई उसको। और आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा भाई? पीडीएफ मिलेगी इस टेलीग्राम चैनल पे भाई। पीडीएफ किस किस चीज़ की मिलेगी भाई? पीडीएफ मिलेगी मेरे क्लास नोट्स, एज वेल एज जो भी यूपीएससी के रिगार्डिंग जो भी आपको नोट्स की जरूरत है ना, तो वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे भाई। सो चलिए ये हमारा भाई आज पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करेंगे, इसका पार्ट 1 करेंगे भाई आज। और एक 2026 के लिए जो भी 2026 का प्री देने जा रहे हैं ना भाई, उनके लिए एक प्लेसेस इन न्यूज़ करके सीरीज आएगी भाई, कल उसको स्टार्ट कर देंगे। सो सबसे पहला हमारा त्रिशूरपुरम। क्या है भाई ये? जो वहाँ पे है ना त्रिशूरपुरम में जो एक फेस्टिवल है केरला का, सो उसके रिगार्डिंग जो भी तैयारी कर रहे थे ना भाई, जो भी वहाँ पे पर्सन तैयारी कर रहे थे, सो वहाँ पे है ना फायर लग गई भाई। जो वहाँ पे है ना फायर जो वर्क था उसमें आग लग गई भाई। उसमें आग लगने के कारण ना जो 13 पर्सन थे उनकी तो मौत हो गई और 40 से ज़्यादा वहाँ पे इंजर्ड हो गए। सो हमारे लिए क्या ज़रूरी हो जाता है? जो हमारे लिए त्रिशूरपुरम ज़रूरी हो जाता है भाई। क्या त्रिशूरपुरम भाई? त्रिशूरपुरम में केरला में सेलिब्रेट किया जाता है भाई। केरला का फेस्टिवल है जो कब सेलिब्रेट किया जाता है भाई? अप्रैल मई के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है भाई उसको। इसको क्या कहते हैं भाई? मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। इसको एक मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स भी कहते हैं भाई। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्री में इफेक्ट आ सकता है भाई कि जो मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स है उसको क्या कहते हैं भाई? उसका नाम है त्रिशूरपुरम। इसकी किसने स्टार्ट किया था भाई? इसको स्टार्ट किया था जो राजा राम वर्मा थे ना, जो महाराजा ऑफ कोचिन थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। और इसमें क्या होता है भाई? मैजेस्टिक एलिफेंट, जो है आपको एलिफेंट दिख रहे हैं ना भाई, जो हमारे एलिफेंट हैं ये इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और किसके बाद स्टार्ट किया था भाई? ये जो अराटुपुजापुरम है ना, ये बिगेस्ट फेस्टिवल था केरला का त्रिशूरपुरम से पहले। तो इसके बाद जो त्रिशूरपुरम है ना उसको स्टार्ट किया गया था। और किसने स्टार्ट किया था भाई? जो राजा राम वर्मा है ना, जो महाराजा ऑफ कोचिन है, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। कब मनाया जाता है भाई? ये मनाया जाता है जो अप्रैल मई है ना उसके बीच में इसको मनाया जाता है। और इसको एक अलग सेपरेट नाम से जानते हैं जो क्या है? मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। सो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपीएससी फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है भाई। अगला हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या भाई एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों न्यूज़ में है भाई? क्योंकि है ना जो हमारे ओम बिरला जी जो हमारे स्पीकर हैं, उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो कि रिगार्डिंग जो सर्च करेगी जो एंटी डिफेक्शन लॉ होता है ना, सो उसके रिगार्डिंग सर्चिंग करेगी भाई। क्या है ये न्यूज़? जो एक कमेटी है जो ओम बिरला जी ने बिठाई है, जो रिव्यू करेगी जो रूल्स होते हैं ना डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, जो एमएलए एंड एमपीज होते हैं, जो वो डिस्क्वालीफाई होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? रिन्यू करोगी उन रूल्स को। सो एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से में आता है भाई? हमारे 10th शेड्यूल आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो सबसे पहले देखते हैं भाई क्या होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ होता है जैसे दल बदल कानून, दल बदल कानून। सो क्या होता है भाई ये? जैसे आपने सुना होगा आया राम गया राम। जो भी पर्सन हो गया, कोई भी पर्सन जो एमपी या एमएलए इलेक्टेड हो गया, सो उन पे है ना कुछ सर्टेन कंडीशन लागू होती हैं कि वो अपना जो उस पार्टी है ना उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर वो चेंज करते हैं ना तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है भाई। सो एंटी डिफेक्शन लॉ सेज दैट द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेचर मे बी डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। सो जैसे किसी भी स्पेसिफिक पार्टी में उनको अगर अपना बेनिफिट नज़र आ रहा ना, तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो अपना उसको अगर ज्वाइन कर लेते हैं ना तो वो वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। उसको क्या कहते हैं भाई? डिस्क्वालिफिकेशन कहते हैं। 4 ग्राउंड है इसके फेमस डिस्क्वालिफिकेशन के। जो लेजिस्लेचर वोटर है ना वो वॉलंटरी ज्वाइन एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी, अगर किसी अदर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो वो जब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं भाई। वॉयलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, अगर जैसे मान लो कोई भी पार्टी है, अगर उसने किसी परमानेंट कोई भी बिल हो गया उस पर, अगर पार्टी ये कहे ना कि मेजोरिटी वहाँ पे क्या है भाई कि हाँ कहना, अगर आप उसको नहीं मानते ना, जो भी पार्टी डायरेक्शन देती है ना रिगार्डिंग अपने बिल के रिगार्डिंग, जो भी बिल चल रहा है, अगर वहाँ पे जो हमारी पार्टी है उसने जो ये किया कि इस पे आए कहना, मतलब इस पे यस कहना, अगर आप उसको वॉयलेट करते हो ना तो उसके ग्राउंड पे भी आप जो डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। और इसको क्या कहते हैं भाई? विप कहते हैं। अगला भाई, कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर है
जो इंडिपेंडेंट से जीत के आया और वो किसी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको ज्वाइन कर ले तो वो वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो सकता है। कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है ना तो वहाँ पे वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। नोट कीजिए भाई, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर वो 6 महीने के से पहले अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करता है ना 6 मंथ से पहले, तो वहाँ पे वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता। अगर 6 मंथ के बाद करता है ना तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है भाई। एक्सेप्शन क्या है भाई? एक्सेप्शन है मर्जर के रिगार्डिंग। अगर कोई भी 2/3 जो भी मेंबर है ना पार्टी के, अगर उस पार्टी को छोड़ के किसी अदर पार्टी को ज्वाइन करते हैं ना तो उन पे जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है वो नहीं लगेगा। किन पर नहीं लगेगा? मर्जर पर। जो भी 2/3 जो मेंबर है ना पार्टी के, इसको याद रखिए भाई, जितने मेंबर है ना उनका अगर 2/3 पार्टी को रिजाइन करता है ना या छोड़ के जाता है तो उन पे जो हमारा डिस्क्वालिफिकेशन है ना वो नहीं लगेगा। सो पावर क्या होती है? तो किसके पास पावर होती है भैया? स्पीकर के पास होती है। सब स्पीकर के पास कंप्लीट पावर होती है डिस्क्वालिफिकेशन की, कि उनके ऊपर है कि वो किसी को भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अगर वे सर्टेन कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है भाई? स्टेबिलिटी लाने के लिए जो प्रिवेंट गवर्नमेंट के लेवल से हो गया। जैसे अब गया लाल थे ना जो हरियाणा के, उन्होंने एक दिन में ना 3 बार पॉलिटिकल पार्टी को चेंज कर लिया था। तो इसके रिगार्डिंग है ना जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, और स्टेबिलिटी को लाने के लिए जो एंटी डिफेक्शन लाना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। पार्टी में डिसिप्लिन, अगर सबके अंदर डिसिप्लिन होगा तो हमारा देश भी अच्छे से चलेगा भाई। अगला क्या भाई? इलेक्शन की इंटीग्रिटी हो गया। करप्शन को रिड्यूस करने के लिए मतलब अगर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसके कुछ इंटरेस्ट होंगे ना, किसी इंटरेस्ट के बेसिस पे वो उसको जो अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहा, इसके रिगार्डिंग हमारी गवर्नमेंट भी कोलैप्स हो सकती है, तो उसको बचाता है भाई। सो इसी के रिगार्डिंग ये करप्शन को भी रिड्यूस करता है भाई। इसमें मैंने कंसोलिडेट कर दिया भाई पूरा। इसके टेलीग्राम पे आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। क्या भाई? एंटी डिफेक्शन लॉ ले प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेचर में भी डिस्क्वालीफाइड ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। जो डिफेक्शन का ग्राउंड है उस पर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं भाई। लॉ अप्लाई जो पार्लियामेंट हो गई एज वेल एज स्टेट असेंबली, राज्यसभा पे ये लागू नहीं होता भाई। बताइए क्या ये राज्यसभा में लागू होता है या नहीं होता? इसका आप कमेंट में बताइए, क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट लिखा है। ठीक है, पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट असेंबली हो गई, इन पे लागू होता है भाई। कौन कौन के? रिजाइन फ्रॉम पार्टी, ज्वाइन अनदर पार्टी, वोट ऑन अपोज ऑफ पार्टी डायरेक्शन, इसको क्या कहते हैं भाई? विप कहते हैं। सो मुझको ये बताइए जो राज्यसभा हो गई उस पर लागू होगा या नहीं होगा? जो एक्सेप्शन को हो गए इसके, एक तो स्पीकर हो गए हमारे, जो इसके एक्सेप्शन केस है, क्योंकि स्पीकर के ऊपर मैंडेटरी नहीं कि उनको जो अगर वो स्पीकर नॉमिनेट हो जाते हैं ना, स्पीकर बन जाते हैं, तो उनके ऊपर मैंडेटरी नहीं कि वो अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है ना उससे रिजाइन करें या ना करें। सो स्पीकर एक एक्सेप्शन होती है भाई। सो ये आपके लिए क्वेश्चन है एमसीक्यू। सो इसका आना कमेंट में बताइए क्या आंसर आएगा। ये एक 2014 में आया था और ये 2022 का शायद 2022 में यूपीएससी ने पूछा था भाई, तो आगे पूछने के चांस बहुत आए हैं इसके। सो अगला ये बताइए कौन से शेड्यूल में आता है एंटी डिफेक्शन लॉ? हमारा 10th शेड्यूल में आता है, और इसका आप कमेंट में बताइए भाई। अगला हमारा कॉटन के जो प्राइसेज है ना, जो कॉटन है उसके प्राइसेज इंक्रीज हो रही हैं, और इसके पीछे सर्टेन रीजन बताया जा रहा है। एक तो जो हमारी जियो पॉलिटिक्स अभी चल रही है ना, क्योंकि जो वहाँ पे अनसर्टेनिटी है ना, जो ऑयल है वहाँ पे अनसर्टेनिटी है, उसके रिगार्डिंग जो हमारा ये होते हैं ना पॉलीमर्स या पॉलिस्टर हो गया, जो हमारे पॉलिस्टर हो गए, जो इनके जो प्राइस है ना वे ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहे हैं। सो इसी के रिगार्डिंग जो हमारे इंडस्ट्री वाले पर्सन है ना वे कॉटन पर फोकस कर रहे हैं, जिसके कारण जो कॉटन है ना उसके प्राइस भी इंक्रीज होने हैं भाई। सो जो कॉटन प्राइस है इंक्रीज अबाउट 8.5% इन अप्रैल में भाई 8.5% उसके जो प्राइस है ना वो बढ़ गए हैं। क्यों बढ़े हैं भाई? क्या रीजन? उसका लेस प्रोडक्शन भाई। जो ब्राज़ील एज वेल एज यूएसए है ना वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है भाई कॉटन का। सो लेस प्रोडक्शन हुआ, लोअर रेनफॉल हुई भाई। जो पॉलिस्टर बिकम एक्सपेंसिव ड्यू टू राइजिंग इन क्रूड ऑयल प्राइस और ग्लोबल टेंशन। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ट्रैफिक होने की वजह से जो हमारे ऑयल के प्राइस इंक्रीज हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पॉलिस्टर है ना वो एक्सपेंसिव हो गया, तो उसका एक अल्टरनेटिव हमारा कॉटन।
सो कॉटन के प्राइस इसलिए इंक्रीज हुए हैं भाई, वन ऑफ द मेन रीजन है हमारा जो जियोपॉलिटिक्स हमारी चल रही है ना वो। सो अब देखते हैं हमारे कॉटन लिए क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कॉटन के। एक तो हमारे लिए ग्रोइंग कंडीशन भाई, एक तो उसका क्लाइमेट क्या होना चाहिए भाई, उसका हॉट क्लाइमेट होना चाहिए, सनी क्लाइमेट, एज वेल एज 210 प्लस जो दिन है ना वो उसके फ्रोस्ट के होने चाहिए, मतलब आइस के होने चाहिए। सॉइल की कैसी होनी चाहिए भाई हमारी, ग्रो वेल इन डक्कन ब्लैक, जो हमारी ब्लैक सॉइल होती है ना, जो हमारे डक्कन ट्रैप में ब्लैक सॉइल मिलती हैं वहाँ पे कॉटन बहुत अच्छे से उगता है भाई, सेंसिटिव है भाई। कॉटन टॉलरेट सैलिनिटी बट आई वल्नरेबल टू वाटर लॉगिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा जो हमारा प्रीमियम स्टेटमेंट ये बन सकती है, जो कॉटन है वो सैलिनिटी को टॉलरेट नहीं कर सकता, तो क्या लिख रहेगा भाई, कॉटन टॉलरेट हाई सैलिनिटी, जो सैलिनिटी को आराम से टॉलरेट कर देगा, पर जो वाटर लॉगिंग है ना उसको टॉलरेट नहीं करेगा। वाटर लॉगिंग मतलब जो सॉइल है ना वो हमारी सैचुरेट हो जाए, कंप्लीट सैचुरेट हो जाए, उसमें जो वाटर इक्वालिटी है ना वो सैचुरेशन पॉइंट तक फिल हो जाए भाई। सो हमारा ग्रोथ साइकिल क्या होगी, 6 से 8 मंथ में ये ग्रो कर जाता है भाई। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, जो हमारा कॉटन प्रोडक्शन है ना इंडिया में, जो 4 टाइप के डिफरेंट स्पीसीज होती है ना कॉटन की, वो हमारी और इंडिया में सभी उगती हैं भाई। जैसे हमारा एरोब्रम हो गया, एशियन हो गया, हमारा इजिप्टियन हो गया, अमेरिकन हो गया, ये जो स्पीसीज होती है ना 4, ये सब इंडिया में उगाई जाती है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगाई जाती है भाई, गुजरात में, महाराष्ट्र और तेलंगाना में। और इंडिया रैंक 2 ग्लोबली ऑन द कॉटन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, जो हमारा इंडिया ना ग्लोबली सेकंड रैंक पर है भाई। फर्स्ट पे कौन है उसका आप कमेंट में बताइए, हु इज ऑन द फर्स्ट। और टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से है भाई, हमारे गुजरात, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना, ये हमारे टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं। और कॉटन पर एमएसपी भी मिलती है भाई, एमएसपी मिलती है कॉटन पे, एमएसपी मिलती है भाई, जिसके कारण है ना इसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो, मतलब जिसका इंश्योर करवाता है ना, जो एमएसपी है वो एक प्राइस इंश्योर करवाता है हमारे फार्मर को। तो एमएसपी इंश्योर एक 1.5x द प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट टू प्रोटेक्ट फार्मर, जो एमएसपी कॉटन पे मिलती है। इसी वजह से जो हमारा कॉटन है ना उसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा उसको लोग ग्रोथ करते हैं, ताकि हम उसको एक्सपोर्ट कर पाएँ एज वेल एज उसको कंज्यूम कर पाएँ भाई। ये यहाँ पे लिख रखा है, इसको पढ़ लेना भाई। अगला हमारा इंडिया अफ्रीका समिट भाई, डायरेक्ट प्री का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, और क्वेश्चन यहाँ पे पहले भी आया भाई। क्या भाई, जो हमारा अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ना तो हम हमारे कौन सी मार्केट देखते हैं भाई, अफ्रीका मार्केट हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफ्रीका बहुत बड़ी मार्केट है और वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। एज वेल एज हमारी पॉलिटिकल टाइज भी भाई, हमारे फ्रेंडली नेचर, जो हमारे फ्रेंडली रिलेशन है ना हमें उसके अफ्रीका के साथ वे बहुत अच्छे हैं भाई। सो इसी के रिगार्डिंग है ना एक समिट का आयोजन किया था भाई 2008 में किया था, कि हर 3 साल बाद जो इंडिया एंड अफ्रीका है ना, इंडिया एंड अफ्रीका दोनों मिलेंगे भाई हर 3 साल के गैप में। सो उसी के रिगार्डिंग जो 2015 में लास्ट समिट हुई थी भाई, उसके बाद कोई भी समिट नहीं हुई भाई इंडिया और अफ्रीका के बीच में। सो अब जाके 4th समिट होने जा रही भाई इंडिया एंड अफ्रीका के बीच में। सो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। डेवलपमेंट इनिशिएटिव, एजुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, एक्सपेंशन टू डिप्लोमेट फुटप्रिंट एंड डिफेंस कोऑपरेशन एक्सपेंड टू एजेंडा व्हेन न्यू दिल्ली होस्ट 4th। और कहाँ पे होगी भैया हमारी 4th इंडिया एंड अफ्रीका समिट, हमारी न्यू दिल्ली में होगी। अल्टरनेटिव रूप से होती है भाई, जैसे पहले फर्स्ट हुई हमारी एडिस अबाबा अफ्रीका में, उसके साथ बाद हुई हमारी न्यू दिल्ली में, फिर एडिस अबाबा में, और अब की बार फिर न्यू दिल्ली में होने जा रही है भाई। जो इंडिया अफ्रीका समिट है भाई, वो सेलिब्रेशन टू क्लोज पार्टनरशिप बिटवीन अफ्रीका एंड इंडिया स्टार्टेड इन 2008 में स्टार्ट हुई थी, और लास्ट कब हुई थी हमारी 2015 में। उसके एक डिकेड के बाद हमारी हो रही है 2026 में, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। तो पता होना चाहिए भाई। इंडिया इट डिसाइड दैट होल्ड समिट एवरी 3 years, एवरी 3 साल के बाद भाई ये समिट होनी थी। अल्टरनेटिव इंडिया एंड अफ्रीका में होनी थी एडिस अबाबा में 2011 में भाई, इंडिया में फिर 2008 में हुई। सो इंडिया कंस्टिट्यूएंट होल्डिंग द इंडियन अफ्रीका फोरम समिट, जो इंडिया है ना वो कॉन्स्टिट्यूएंटली जो हमारे इसकी जो इंडिया एंड अफ्रीका समिट है ना उसको होल्ड करता आ रहा था भाई। अब उसके बाद हमारी कहाँ पे होगी, फिर से हमारी इंडिया में हो गई भाई। सो ये एक PYQ है। कंसिडर द फॉलोइंग, द इंडिया एंड अफ्रीका समिट एल्ड इन 2015 वॉज द 3rd समिट। सही है भाई, ये तो ठीक है। एक्चुअली इनिशिएटेड बाई जवाहरलाल नेहरू इन 1951, नहीं भाई 2008 में स्टार्ट की थी ये, तो इसका ये सेकंड गलत है, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर है। सो ये था भाई आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एज वेल एज PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।